एक दूसरे के साथ व्यवस्था सहज वैभव में भागीदारी रूप में ही होते हैं। इससे प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य व्यवस्था और भागीदारी का अर्थ और ध्वनि मानव में आवश्यकता का होना समझ में आता है। इसी प्रकार एक से अधिक परमाणु, अणु, अणुरचित पिंड और परमाणु ही स्वयं गठन पूर्णता सहित जीवन पद में संक्रमित होने, अमरत्व अर्थात परिणाम विहीन स्थिति गति सहित संपन्न होने का साक्ष्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प प्रमाण के रूप में द्रष्टव्य है। आशा और आंशिक विचारों के रूप में जीवों में द्रष्टव्य है। आशा और आंशिक विचारों के रूप में जीवों में द्रष्टव्य है। पक्षी अपने घोंसले में, जानवर अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। यह आंशिक विचार होने को प्रमाणित करते हैं। वनस्पतियों में जीवन होता नहीं है, अर्थात झाड़ पौधे को जीवन संचालित करता नहीं है। मानव में जीवन का अध्ययन मानव से ही हो पाता है। जीवन सहज वैभव और साक्ष्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प प्रामाणिकता के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलता है। जीवन क्रियाएं स्वाभाविक रूप में अपने अर्थों को सर्व मानव में प्रकाशित करते ही रहते हैं और स्वीकृत रहते हैं। मानव आशा, विचार, इच्छाओं को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त करते हुए शरीर को जीवन मानता हुआ देखा जाता है। उक्त विधि से आशा, विचार, इच्छाओं को कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की सीमा में परिसीमित करना जब संभव नहीं हो पाता है, तभी से आशा, विचार, इच्छाओं का मूल रूप जानने, मानने, पहचानने की इच्छाएं स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। इसी के साथ साथ आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रामाणिकता और आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव जीवन सहज क्रियाएं होने के कारणवश जीवन समुच्चय आशा, विचार, इच्छा के परिसीमा में व्याख्यायित नहीं हो पाती है। यही मुख्य कारण है। जीवन प्रत्येक मानव में मूल रूप है। जीवन इसको फिर से शक्तियां पढ़ दीजिए इस और पैराग्राफ को। बल अविभाज्य रूप में क्रियाशील। शीतल बेन, एक बार फिर से पढ़ दीजिए पैराग्राफ। मानव में वाला हाँ, मानव में जीवन का अध्ययन। मानव, जी जी, मानव में जीवन का अध्ययन मानव से ही हो पाता है। जीवन सहज वैभव और साक्ष्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प प्रामाणिकता के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलता है। जीवन क्रियाएं स्वाभाविक रूप में अपने अर्थों को सर्व मानव में प्रकाशित करते ही रहते हैं और स्वीकृत रहते हैं। मानव आशा, विचार, इच्छाओं को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त करते हुए शरीर को जीवन मानता हुआ देखा जाता है। उक्त विधि से आशा, विचार, इच्छाओं को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सीमा में परिसीमित करना जब संभव नहीं हो पाता है, तभी से आशा, विचार, इच्छाओं का मूल रूप जानने, मानने, पहचानने की इच्छाएं स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। इसी के साथ साथ आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रामाणिकता और आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव जीवन सहज क्रियाएं होने के कारणवश जीवन समुच्चय आशा, विचार, इच्छा के परिसीमा में व्याख्यायित नहीं हो पाती है। यही मुख्य कारण है। जीवन प्रत्येक मानव में मूल रूप है। जीवन शक्तियां और बल अविभाज्य रूप में क्रियाशील रहते ही है। इसी कारणवश जीवन के आंशिक क्रियाविधि से संपूर्ण क्रियाओं का व्याख्या होना संभव ही नहीं है।
अनुभव के अनंतर संपूर्ण क्रियाएं सहज रूप में वर्तमान रहता ही है तथा सभी क्रियाएं अनुभव के अनुरूप होना देखा गया है। अनुभव सह अस्तित्व में ही होता है। प्रत्येक मानव अपने अस्तित्व को स्वीकारता ही है, जबकि शरीर समयाविधि के अनुसार विरचित हो जाता है। इसे परंपरा के रूप में देखा गया है। इसलिए ऐसी शरीर रचना विरचना को जन्म और मृत्यु कहा जाता है, जबकि जीवन ज्ञान के अनंतर जीवन का अमरत्व स्वाभाविक रूप में जीवन को समझ में आता है। अस्तित्व में जीवन ही अमर पद में और सह अस्तित्व नित्य पद में होना पाया जाता है। अस्तित्व ही व्यापक, अनंत, अमर, रचना विरचना के रूप में वर्तमान है। रचना विरचनाएं परिणामों के रूप में विद्यमान है ही। रचना की अवधि में जो द्रव्य वस्तुएं दिखाई पड़ती है, विरचना के अनंतर भी उतने ही वस्तु अस्तित्व में होते ही है। जैसे इस पत्थर को कूट कूट कर अनंत टुकड़े में बांटने के उपरांत भी मूलतः पत्थर के रूप में जितने भी द्रव्य वस्तुएं हैं, वे सब पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार एक झाड़ अपने रचना रूप में जितने भी द्रव्य वस्तुओं से वैभवित रहता है, उसे अनेक रूप में बांटने के उपरांत भी यथा उसको कूट पीस कर, सुखा कर, जला करके और कुछ भी करके देखने के उपरांत भी तरल, विरल, ठोस के रूप में अथवा विरल और ठोस के रूप में सभी पदार्थ यथावत स्थिति में रहते हैं। तीसरी विधि से एक जीव एक मानव शरीर रचना में कितने भी द्रव्य और वस्तुएं समाहित, संयोजित और विभवित रहते हैं, उसे जलाने, गलाने, कुछ भी विधि से अनेक अनंत टुकड़े में बांटने के उपरांत रचना के दौरान जितने भी वस्तुएं रहते हैं, वे सब उतने ही रहते हैं। यही मुख्य रूप में रचना विरचना के रूप में देखने की विधि है। इसे संपूर्ण व्यक्ति देखता ही है या देख सकता है। रचना विरचना स्वयं इस बात का द्योतक है। कोई रचना अमर नहीं है। यह ध्वनि अपने आप से निष्पन्न होती है। यह स्मरण में रखने योग्य तथ्य है कि संपूर्ण रचना विरचनाएं किन्हीं ग्रह गोल पर ही होना पाया जाता है। ऐसा सभी ग्रह गोल जिस पर रचनाएं होते हैं, वह सदा सदा ही पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था मानव से संपन्न होना पाया जाता है। इस धरती पर इसका साक्ष्य संपन्न हो चुका है। विचारने और निष्कर्ष पाने का बिंदु है कि यह धरती भी एक रचना है और इस धरती में संपूर्ण रचनाएं है। जैसे पहले चारों अवस्थाएं कही गई हैं, इस धरती में जीता जागता चारों अवस्थाएं विद्यमान है। इन चारों में ये अर्थ दृश्यमान होते हुए धरती विरचित होते हुए देखने को नहीं मिलता और इन चारों अवस्थाओं के होते धरती अपने दृढ़ता को बनाए रखता हुआ मानव को देखने को मिला है। इससे यह पता चलता है और प्रमाणित होता है कि भौतिक रासायनिक रचना विरचनाएं धरती के ऊपरी सतह पर होते हुए धरती अपने वैभव को बनाए रखने में क्षमता संपन्न है। दूसरे क्रम में यह धरती अपने आप में व्यवस्था होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ द्रष्टव्य है। जैसा यह धरती अपने चारों अवस्था सहित एक व्यवस्था के रूप में है ही, इसी के साथ साथ एक सौर व्यूह में भागीदारी निर्वाह करता है। यह भी हर जागृत मानव को स्पष्ट रूप में ज्ञात है। हर सौर व्यूह अपने सौर व्यूहों के साथ व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रम में अनंत सौर व्यूह, अनंत ग्रह गोल मानव सहज कल्पना में आता ही है।
असंख्य रूप में, अर्थात मानव नहीं गिन सकता है, इतना संख्या में ग्रह गोल असीम ऊर्जा में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार यह धरती अपने में चारों अवस्थाओं से समृद्ध होना स्पष्ट है और मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में इस धरती पर है। शरीर परंपरा स्थापित हो चुकी है, जीवन अस्तित्व में है ही। गठन पूर्ण परमाणु जीवन पद में वैभवित होते हैं। जीवन पद में संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्थानुसार संपन्न होता है। इस क्रियाकलाप में मानव की कोई योजना समाहित नहीं है। जीव प्रकृतियों और मानव शरीर रचना विधि पर्यंत भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब से मानव धरती पर प्रकट हुआ, तब से ही जागृति की अपेक्षा रहते हुए जागृति की और निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, सहज ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्ण प्रवृत्तियां प्रमाणित न होने के फलस्वरूप शरीर को जीवन समझते हुए अथवा शरीर को निरर्थक समझते हुए जितने भी प्रयास हुआ, उन सभी प्रयासों के फलन में जागृति प्रमाणित नहीं हो पाया। ये वाक्य फिर से पढ़ रही हूँ भाई। जी, जब से ऊपर से पढ़ मानव लीजिए, गठन इस पूर्ण धरती परमाणु। पर प्रकट हुआ। हाँ ऊपर से पढ़ लीजिए, गठन पूर्ण परमाणु। जी 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 जी। गठन पूर्ण परमाणु जीवन पद में वैभवित होते हैं। जीवन पद में संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्थानुसार संपन्न होता है। इस क्रियाकलाप में मानव की कोई योजना समाहित नहीं है। जीव प्रकृतियों और मानव शरीर रचना विधि पर्यंत जीव प्रकृतियों और मानव शरीर रचना विधि पर्यंत भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ, तब से ही जागृति की अपेक्षा रहते हुए जागृति की और निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, सहज ज्ञान, विज्ञान, विवेकपूर्ण प्रवृत्तियां प्रमाणित न होने के फलस्वरूप शरीर को जीवन समझते हुए और शरीर को निरर्थक समझते हुए जितना भी प्रयास हुआ, उन सभी प्रयासों के फलन में जागृति प्रमाणित नहीं हो पाया। इसी विधि से जीवन और शरीर अस्तित्व सहज रूप में अवस्थित होते हुए जिस अर्थ के लिए मानव का इस धरती पर अवतरण हुआ है, भ्रमवश उसके विपरीत कुछ भी किए गए, उससे मानव में हुई पीड़ा तथा पीड़ा से मुक्ति हेतु चिराशित जागृति की दिशा और कार्यक्रम को पाना एक अनिवार्य स्थिति निर्मित हुई। इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है, जितने भी प्रकार से मानव इस धरती पर जीने का प्रयास किया, उन सब से जहां पहुंचे, उस स्थिति पर पुनः विचार करने के लिए बाध्यता निर्मित किया है। यही विगत के संपूर्ण प्रयोगों का फलन है। इसमें चिन्हित स्वरूप यही है कि धरती अपने संतुलन को खो रहा है अथवा धरती संतुलन से असंतुलन की ओर परिवर्तित होने की सूचना, संभावना मानव को विदित हो चुकी है। दूसरा इसका कारण में मानव अपने संतुलन को न पहचानना ही है। हर मुद्दे में मानव आवेश और आवेशकारी विधियों को अपनाया है। इसका साक्ष्य यही है, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र और कामोन्मादी मनोविज्ञान है, जिसको परंपरा में अति महत्वपूर्ण विधि से पढ़ाया जाता है। न पढ़ाते हुए भी आचरण, व्यवहार, मुद्रा, भंगिमा में अपेक्षा, आकांक्षा के स्थानों पर अधिकांश स्थानों में मानव में अधिकांश भाव इन्हीं आवेशजन्य वाली लक्षणों को प्रकाशित करता रहता है। इन नजरिया से पता चलता है, मानव अपने चिराशित जागृति को पहचाना नहीं है। इन्हीं उन्माद त्रय में ऊंचाई को पाना सम्मान का और वैभव का आधार भी माना गया है। इस मुद्दे को यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि यह मान्यताएं अर्थात उन्माद त्रय संबंधी जितने भी विचार है, प्रवृत्तियां हैं, यह सब जागृति के विपरीत है। जागृति का प्रमाण
समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व का अविभाज्य वर्तमान है। यह अथ से इति तक ध्यान में आने व सर्वमानों में सार्थक होने का आशय समाहित है। इसके साथ यह भी आशय समाहित है कि हम संग्रह सुविधावादी विधि का सटीक मूल्यांकन करें। सर्वशुभ रूपी कार्यक्रमों, विचारों, प्रवृत्तियों, निष्कर्षों को मानव के सम्मुख प्रस्तुत करना व्यवहारवादी समाजशास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। उपभोक्तावादी संस्कृति सदा सदा के लिए सामाजिक होना संभव नहीं है। उपायों से भोग विधियों को पहचान लेना ही उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावादी विचार स्वयं संग्रह की ओर है और सुविधा उसका लक्ष्य बना रहता है। संपूर्ण सुविधाएं इंद्रिय सन्निकर्ष में व्याख्यायित है। इसे भोगवाद के लिए आधार रूप में पहचानने, सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया, कर ही रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता संस्कृति में अच्छे से अच्छे मकान, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छे वस्तु, आभूषण अथवा प्रसाधन और अलंकार विधियां गण्य हैं। उन्मुख विचारों और प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल स्थलियों का भी परिकल्पनाएं है। यही एक परिवार की सीमा में शयनागार, प्रसाधनागार और आहार स्थली, भोजनागार के रूप में पहचाना गया है। इसकी साज सजावट, रचना, उपयोग, भंगिमाओं पर चर्चाएं उन्नतशील विधि से होती ही रहती है। ऐसे प्रवृत्तियों में पले हुए व्यक्तियों को देखने पर, सर्वेक्षण करने पर यही दिखाई पड़ता है। इनमें से सर्वाधिक लोग उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हैं। संपूर्ण वैज्ञानिक आवाजों का बुलंद होने के क्रम में प्रौद्योगिकियों की स्थापना और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जोर शोर विधि से देखने को, सुनने को मिलती ही है। इन आवाजों में जोर शोर से यही कहा जाता है, हर वस्तु आप जो चाहोगे वह सब डब्बा में बंद होकर आपके घर पहुंचेंगे। उसके भरपाई में हर उपभोक्ता को मुद्रा भर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। उपभोक्ताओं को उत्पादन की ओर सोचना ही नहीं है। सभी उत्पादन उपभोक्ताओं के उपहार के रूप में ही प्रस्तुत होने का घोषणा करते हैं। यह विशेषकर आहार वस्तुएं, अलंकार वस्तुएं और आवास वस्तुओं में ईंटा, पत्थर, रेत और लोहा को छोड़कर बाकी सब बंद पैक में ही आती है। सभी बंद पैक, उत्तम पैक, आकर्षक पैक में सुरक्षित होकर उपभोक्ता के पास पहुंचता है। इसमें उपभोक्ता भी बहुत बाग बाग होते हैं। इसमें बाग बाग होने के तर्क में से एक डब्बे के खाने से घर काला नहीं होता है। एक डब्बे के खाने से घर काला नहीं होता है, भले ही संपूर्ण शहर प्रदूषण से भरा हो, यथा कहीं भी शुद्ध हवा नहीं मिलता हो, घर के अंदर धुआं का दाग न होने पर बाग बाग होता हुआ, गदगद होता हुआ उपभोक्ताओं को देखा जा सकता है। स्वच्छ सुंदर डब्बे के अंदर आहार, औषधि वस्तुएं बंद होने के उपरांत उसे पावन वस्तु मानी ही जाती है, भले ही उसके अंदर कुछ भी रहता हो। इस विधि से पैक और नामों पर विश्वास दिलाना ही संपूर्ण उपभोक्ता संसार में प्रचार, वह भी आकर्षक प्रचार को अपनाया जाना देखा गया है। आकर्षक प्रचार के तात्पर्य में सर्वाधिक भाग किसी लड़का लड़की का स्वीकृतियां, मुद्राएं, भंगिमाएं, अंगहार सब सविपरीत यौन उन्माद के लिए सूत्रित है। यही आकर्षक प्रचार का तात्पर्य है। जैसा एक व्यक्ति प्रचार तंत्र विधि से बीड़ी पीता हुआ अपने निश्चित मुद्रा, भंगिमा, अंगहार सर्वाधिक वैभवशाली स्थिति में प्रस्तुत हो, ऐसी बीड़ी पीने की प्रक्रिया को देखकर अनेकानेक लोगों को पसंद आ जाए। इसमें लड़कियों को पसंद आना भी एक मुद्दा रहती है। इसी प्रकार गांजा, दारू पीने की विधि में
अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ खाना खाने की प्रक्रिया के रूप में और उसके सजावट के रूप में, कपड़ों के पहनावा पसंदी के रूप में, अंततोगत्वा प्रचार माध्यम से जिस वस्तु को बेचना है उसको भ्रमित लोकमानस स्वीकारना प्रचार का सफलता माना गया है। अस्तु संग्रह सुविधा भोग अतिभोग उपभोग सॉरी अस्तु संग्रह सुविधा भोग अतिभोग बहुभोग मानसिकता उपक्रम प्रौद्योगिकी विज्ञान विधि से समाज रचना उसका निरंतरता और इस पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन अर्थात पृथ्वी के चार अवस्था के परस्परता में संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। यह संपूर्ण मेधावियों में स्पष्ट हो चुका है। अतएव इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है। अभी विकल्पों का यहाँ रुकते हैं अपन। जी जी ये जितना भी पढ़ा है इसको डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कोई मुद्दा हो चर्चा करने के लिए। जी भैया, वो पेज नंबर, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। पेज नंबर 60 में 60 में जी ये प्रवाह गति और प्रवाह की बात कही गई है। जी आशा विचार इच्छा के रूप में प्रवाह प्रभाव है, क्योंकि यह दूर दूर तक प्रभावित करते आया है, इसलिए इसे प्रवाह के रूप में देखना सबके लिए सुलभ है। मानव में व्यक्त होने वाली संपूर्ण गतियां प्रवाहित होने वाले आशा विचार इच्छा सहित किए जाने वाले कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित क्रियाकलाप ही हैं, क्योंकि गति और प्रवाह अलग अलग होते नहीं। इसे दूसरे विधि से प्रवाह और दबाव कहा जा सकता है, तीसरे विधि से प्रवाह और प्रभाव का क्षेत्र कहा जा सकता है। ये विधियां जो दूसरी और तीसरी हो गई, इसमें क्या अंतर आया समझने में, ये थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो तो तीनों एक ही बात कह रहे हैं, तीनों का मतलब एक ही है। मूल बात वो ये कह रहे हैं कि जो विचार है उसका तो प्रभाव केवल क्या बोल रहे हैं? हेलो, मतलब केवल शब्द अलग है, बाकी एक ही बात कही जा रही। हाँ, अपन तीन तरीके से उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सह-अस्तित्ववादी विचार है ना, या गांधीवादी विचार है, तो उसका प्रवाह जो है दूर दूर तक देखा जाता है। आप उसका प्रवाह बोलिए या प्रभाव बोलिए, है ना, या उसका दबाव बोलिए, एक ही बात है। जो भी विचार होगा समाज में उसका दबाव बनेगा। इसीलिए लिखा है इसमें। और तो जब दबाव एक तरह की बाध्यता ऐसा समझ सकते हैं। बनता ही है, मतलब आप कोई भी, आप जैसे मान लो आप ये सह-अस्तित्ववादी विचार पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार जीने का दबाव बनता ही है ना अपने आप। इसका प्रभाव आपके ऊपर रहता ही है ना। इसके अनुसार आपकी गति भी होती है। जब आप किसी भी विचार को पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव भी रहेगा, उसके अनुसार गति भी रहेगी। वो गति अभिव्यक्ति के रूप में भी होगी, वो जीने के रूप में भी होगी, और व्यवस्था में भी गति होगी। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में आशा विचार इच्छा के रूप में प्रभाव है, और ये प्रभाव दूर दूर तक प्रभावित करते आया है, मतलब मानव परंपरा में। जो भी विचार रहा, इच्छा रही या आशाएं रही, उसका प्रभाव दूर दूर तक देखा गया। जैसे आदर्शवादी विचार और का तीनों ही प्रभाव सम्मिलित रूप में कल्पनाशीलता है ना भैया? है। तीनों ही सम्मिलित रूप में कल्पनाशीलता कही गई है आशा विचार इच्छा को। हाँ, तो कल्पनाशीलता का ही फैलाव का इतिहास है। हाँ, वो फैलाव पूरी मानव जाति में दिखता है ना। और तो इससे इसीलिए पहले क्षेत्र से भी इसकी तुलना की गई, प्रभाव है, क्षेत्र। हाँ, प्रभाव क्षेत्र भी बोल सकते आगे जो है ना। जी भैया,
और बताइए, और किसी को कुछ इसमें जोड़ना हो? शीतल बहन, कुछ आप बताना, बोलना हो तो बताइए। हाँ भाई, ये जो 59 पेज नंबर है उसमें 2 बार सिर्फ जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान का ही उल्लेख है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 ज्ञान से ही अ, मतलब समाधान समृद्धि, तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान जो है वो ये जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान उससे ही हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 2 बार उल्लेख आया है और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान नहीं लिखा है इसमें। बाबा जी ने अनेक बार ये कहा है कि अस्तित्व एक छोर है, जीवन ज्ञान दूसरा छोर। इन दोनों के, इन दो ध्रुवों के बीच में ही मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ऐसा बोला। तो मूल रूप में जो ज्ञान है वो यही है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। और यदि आप दूसरे तरीके से देखें तो ज्ञान केवल सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान ही है। सह अस्तित्व हाँ दर्शन ज्ञान में विकास क्रम विकास है, उसमें जीवन ज्ञान है। जीवन ज्ञान पूर्णता के लिए गतिशील है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। पहले हाँ हाँ परमाणु में विकास हुआ, विकासों के गठन पूर्वक जीवन ज्ञान हो गया है ना, यानी गठन पूर्ण हो गया तो जीवन बन गया, जीवन में चैतन्यता का संक्रमण हुआ और उसके बाद उसमें जीवन क्रियाएं जागृत हुई, जिसको यहाँ लिखा है कि जीव संसार में आशा और आंशिक रूप से विचार है ना, उसका जागरण होता है। इसके बाद जो है मानव का प्रकटन होता है। जी तो जी जी। मानव भी जो है अपने को इंद्रिय सन्निकर्ष के कारण शरीर मान लेता है, तो इसलिए उसमें जो है तृप्ति नहीं होती। तो जब तक वो माने रहता तब तक उसमें असंतुलन रहता है। उसी असंतुलन के कारण से इस पृथ्वी पे भी असंतुलन हो जाता है, जो पहले नहीं था मानव के प्रकट होने से पहले। क्योंकि जीव संसार तक का जो विकास हुआ है तब तक मानव था नहीं, इसलिए मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा उसमें। लेकिन मानव आया और मानव आने के बाद स्वयं को शरीर मान लिया, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शरीर को ही जीवन मानना जो है भ्रम का मूल मूल मुद्दा वही है, जिसके कारण से भ्रम पैदा हुआ। और शरीर मान के जीने हाँ के कारण से मानव ने शरीर मान के जीने का प्रयास किया, तो उसमें उसका उसके जो प्रकटन का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ उसके कारण से। और इसके कारण जो है मानव परंपरा में असंतुलन हो गया और शेष प्रकृति में मानव हस्तक्षेप करने लगा, यानी संतुलन बिंदु को नहीं पहचान पाया। मेरी आवाज आ रही है ना साफ? जी जी हाँ जी। तो यही बात है, ठीक है ना। ये जो जीवन ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान आया है उसके जी बारे में जी भाई, स्पष्टीकरण हाँ हो गया ना? हाँ। हाँ जी। और कोई मुद्दा? जी भैया, पेज नंबर 61 में नीचे से छठी लाइन जो है हाँ कि प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य व्यवस्था और भागीदारी का अर्थ और ध्वनि मानव में आवश्यकता का होना समझ में आता है। इसको थोड़ा समझाएं भैया, वाक्य विन्यास से मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। जो मानव का जो प्रभाव है ना, वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, उसका प्रभाव व्यवस्था, वो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में। और यहाँ ध्वनि का मतलब भाषा जी से और भाषा के साथ, क्योंकि भाषा के बिना नहीं है ना। जी यहाँ पे ये ध्वनि का मतलब है, ध्वनि का मतलब भाषा नहीं है यहाँ। जैसे हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये ध्वनित होता है, हाँ, मतलब तात्पर्य निकलता है। तात्पर्य निकलता, उस अर्थ में ध्वनि शब्द का। जी तो जैसा एक उदाहरण बताया ना, यहाँ पर बाबा जी ने कहा परमाणु में क्या होता है, तो जो परमाणु का जो अंश है, जी जब वो परमाणु के साथ होता है तभी जी उसमें उसका महिमा स्पष्ट होता है। ऐसा कहीं दिखा है ना?
जी भैया। ये लिखा हुआ है, ये 61 नंबर पेज में जो आप लाइन बोल रहे हैं ना, उससे 4 लाइन पहले ही लिखा है, 4-5 जी लाइन पहले। इसी प्रकार जी परमाणु में जो निहित प्रत्येक अंश के परस्परता में शून्य स्थल ही रहता ही है, यही साम ऊर्जा सहज वैभव है। जी ऐसे ऊर्जा में निहित प्रत्येक परमाणु अपने त्वा सहित पहचान और महिमा को स्थापित करता है ना। जी। तो प्रत्येक यही जो प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य है। हाँ, यही प्रभाव क्षेत्र है। तो परमाणु के अंशों का क्रियाकलाप और वो क्रियाकलाप के जी अंशों के बीच में जो रिक्त स्थली है, जिसको अपन रिक्त स्थली कह रहे हैं, या उसको अपन ऊर्जा भी कह सकते हैं, साम ऊर्जा। उनके योगफल में ही परमाणु में उनकी महिमा और पहचान स्थापित होती है। पहचान को ही हम लोग मात्रा कह रहे हैं, मात्रा, है ना। जी और यदि पहचान और महिमा दोनों को देखें सम्मिलित रूप से, तो रूप गुण स्वभाव धर्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि परमाणु के अंश में रूप गुण स्वभाव धर्म का पहचान नहीं होता है। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति में उसका पहचान और महिमा नहीं होती। एक व्यक्ति जब व्यवस्था में भागीदारी करता है, तब उसका पहचान और महिमा स्थापित। तो उसी को यहाँ लिखा है उन्होंने कि व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी का अर्थ ध्वनित होता। प्रभाव क्षेत्र का मतलब ये। जी नहीं तो पहचान और महिमा बनेगी नहीं। आदमी में देख लीजिए, आदमी में पहचान कब होगी? परिवार के साथ ही पहचान होगी, यानी जितने संबंधों में वो जी रहा है वही उसकी पहचान होती है। फिर ये संबंधों में जीते हुए वो जितनी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता है, वो उसका महिमा क्षेत्र, महिमा का क्षेत्र हुआ ना, जिसको अपन प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी भैया, बाकी व्याख्या ठीक समझ में आई, लेकिन ये वाक्य विन्यास जो है अभी भी लग रहा है जैसे कहीं कॉमा छूट गया है या लगना है, ऐसा मुझे लग रहा था कि स्पष्ट। इसके प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का अर्थ और ध्वनि मानव में आवश्यकता का होना समझ में आता है। ये कामा की जरूरत नहीं है, कामा ध्वनि के बाद वाला जो कामा, वो हटाने से हो जाएगा। जी जी जी। मानव का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पहचाना जाएगा? तो व्यवस्था में ही पहचाना जी जी जाएगा। हस्तक्षेप भी वहीं पहचाना जाए। हस्तक्षेप कहाँ पहचाना जाए? व्यवस्था में। हाँ जी जी। दूसरे की सीमा में ही हस्तक्षेप होता है और वो व्यवस्था मतलब उसमें। हाँ, परिवार में हस्तक्षेप, समाज में, प्रकृति में हस्तक्षेप है ना, वो दुष्प्रभाव होगा। और यदि प्रभाव को सकारात्मक अर्थ में देखेंगे तो व्यवस्था बनाने में, संतुलन बनाने में, है ना, न्याय का वातावरण बनाने में, समाधान सुलभ कराने में, उस रूप में उसका प्रभाव और महिमा पहचानने में आएगा। और कोई मुद्दा? हाँ भैया, ये जो 10 क्रियाओं की बात की है, अभी हाँ हाँ वर्तमान में तो हम लोग 4.5 क्रियाओं में जी रहे हैं और हाँ हाँ। लगभग 5.5 क्रिया की प्रतीति रहता है। तो 4.5 क्रिया के बाद सीधा फिर 10 क्रिया मतलब कौन अनुभव से होने के पेज में बाद ही आप आ गए? कहाँ पर? 60 पेज नहीं है, हाँ, 60 नंबर पे जी। क्योंकि मानव में चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, चिंतन, संकल्प, बोध, प्रामाणिकता और अनुभव हाँ। संपन्न होता हुआ देखा जा सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी 4.5 क्रियाओं में जी रहे हैं, हाँ, तो 4.5 क्रिया के बाद सीधा 10 क्रिया में आ जाता है आदमी कि जागृति क्रम धीरे धीरे होता है? नहीं,
10 क्रिया के बाद सीधे 4:30 के बाद सीधे 10 क्रिया। अच्छा, सीधे 10 क्रिया। क्योंकि वो तुरंत होता है, साक्षात्कार होने के बाद उसकी स्वीकृति होती है, स्वीकृति होने के बाद उसमें अनुभव होता है। तो अभी क्या है, इस यहाँ पर वो डिस्कस नहीं हो रहा है जो आप प्रश्न पूछ हाँ, रहे हैं। यहाँ पर नहीं हो रहा है। हाँ, वो डिस्कस यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं। जी, यहाँ तो दूसरी बात। यहाँ कह रहे हैं कि जीवन ही जीवन को जीवन से जानने की व्यवस्था बनी हुई है। प्रत्येक मानव स्वयं का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि उसमें ये 10 क्रियाएं होता हुआ देखा जा सकता है। हर व्यक्ति 10 क्रियाओं को देख सकता है, समझ सकता है। फिर ये कहा कि प्रत्येक मानव में सभी क्रियाएं पूर्णतः क्रियाशील होना, उसके दृष्टापद में होना, यह सब सत्यापित प्रमाणित होना ही मानव में जागृत परंपरा का स्वरूप है। जबकि आपने कहा 4:30 में जी रहे हैं ना जी, तो जागृत परंपरा का स्वरूप ये है जब ये 10 क्रियाएं जो है मानव परंपरा में गतिशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है ना। जी, फिर कह रहे हैं उल्लेखनीय तथ्य यही है कि प्रत्येक मानव जागृत होना चाहता है। तो जागृति और अजागृति के बीच में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण से वो जागृत नहीं हो पा रहा है? तो उन्होंने कहा कि शरीर को जीवन समझना है, यही मूल जो है कारण है जिसके कारण से मानव जागृति पूर्वक नहीं जी पा रहा है। तो जब तक हम जीवन शरीर को जीवन माने रहते हैं तब तक अधिकतम हम 4:30 क्रिया में जी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उसका प्रभाव ही नहीं है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अधिकतम 4:30 क्रिया तक है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म है। क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो जिसको कह रहे हैं कि विषय है ना, इंद्रियों के विषय है। तो इंद्रियों के विषय का आस्वादन भी होता है, इंद्रियों के विषय का विश्लेषण भी होता है, और उसको पाने का जो है इच्छा भी होता है ना। तो जैसे ही इंद्रियों के विषय से परे न्याय धर्म सत्य को हम पहचानने लगते हैं तो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए चिंतन क्रिया में वो पहचानने में आता है। तो जैसी चिंतन क्रिया शुरू होती है वैसे ही वृत्ति में जो है न्याय धर्म सत्य दृष्टियों का उदय होता है। न्याय धर्म सत्य दृष्टियों के उदय पूर्वक जो है चिंतन क्रिया प्रखर होती है और उसमें निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सापेक्ष ज्ञान होता है, और जो न्याय धर्म सत्य दृष्टियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो निरपेक्ष ज्ञान होता है। क्योंकि न्याय धर्म सत्य जो है वो निरपेक्ष वस्तु है ना, ऐसे सभी स्थापित मूल्य निरपेक्ष वस्तु है। जैसे व्यापक वस्तु निरपेक्ष वस्तु है ना, ऐसे ही नियम जो है वो निरपेक्ष वस्तु, मतलब उसकी सापेक्षता में कोई वस्तु नहीं होती। तो जैसे हम लोग कहते जरूर है न्याय और अन्याय, ऐसा कहते हैं, लेकिन अन्याय जो है ना वो न्याय की सापेक्षता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म सापेक्षता है, लेकिन जो न्याय अन्याय सापेक्षता नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर प्रीत लाभात्मक दृष्टियां रहती हैं तो हम अन्याय को पहचाने रहते हैं, न्याय पहचानने में नहीं आता। हमको ऐसा लगता है कोई न्याय नाम की वस्तु है जो है नहीं, उपलब्ध नहीं है, उसी को अन्याय कहते हैं ना। और चिंतन में जब न्याय स्पष्ट हो जाता है, जिसको अपन निरपेक्षता में ज्ञान, उसी का नाम है साक्षात्कार हो जाना, अर्थबोध हो जाना, है ना। अर्थ स्पष्ट हो जाना, अर्थ की पूर्ण स्पष्ट हो जाना, उसी को कह रहे हैं साक्षात्कार। तदाकार भी कह सकते हैं उसको, तदाकार हो जाना, अर्थ के साथ तदाकार हो जाना। दूसरे तीसरे तरीके से कहेंगे तो स्थिति गति दर्शन हो जाना, यानी संप्रक्तता में वस्तु को पहचान लेना है।
सह अस्तित्व में वस्तु को पहचान लेना है, उसको कह रहे हैं निरपेक्ष ज्ञान। तो जैसे ही वो चिंतन क्रिया पूरी होती है, उसकी स्वीकृति बुद्धि में इमीडिएट होती है। चिंतन पूरी हुआ, उसका स्वीकृति बुद्धि में होता है। जैसे ही बुद्धि में स्वीकृति होता है, आत्मा में अनुभव हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए पांचों क्रियाएं एक साथ जाग जाती हैं। जी सर। तो यहाँ पर क्या है, पांचों क्रियाएं जगती नहीं है, क्योंकि जो मानव विकास क्रम में आता है तो स्वयं को शरीर मान लेता है। शरीर मानने के कारण वो 4.5 क्रिया में जीता है, और उसमें उसकी जागृति प्रमाणित नहीं होती, यही पीड़ा बनती है ना। यही उसकी पीड़ा बन जाती है, जिसका उल्लेख आगे किया ना। और कोई प्रश्न इसमें? इसमें पाठक जी जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना कि भ्रम का मूल मुद्दा है शरीर को जीवन समझना। हाँ। तो इसमें अपने को ये अपन लोग बताते ही हैं शिविरों में कि भाई प्रिय हित लाभ दृष्टि का न्याय धर्म सत्य में विलय हो जाना ही जागृति है। हेलो। हाँ हाँ। तो जीवन को जब जीवन समझने लग गए हम, तो इसमें न्याय धर्म सत्य का क्या रोल रहा इसमें? नहीं, पहले तो प्रिय हित लाभ समझिए। प्रिय हित लाभ क्या चीज? प्रिय हित लाभ जो है वो इंद्रिय सापेक्ष दृष्टि है ना। प्रिय का मतलब है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है रुचिकर लगता है, उसको प्रिय कहते। और जो हमको अनुकूल लगता है, शरीर के अनुकूल लगता है, उसको स्वास्थ्य कह रहे हैं, है ना। शरीर सापेक्ष स्वास्थ्य जिसको कह रहे हैं। और लाभ जो है वो वस्तु के अर्थ में है, भौतिक रासायनिक वस्तु के अर्थ में लाभ है ना, वो भी शरीर सापेक्ष है। तो ये तीनों शरीर सापेक्ष दृष्टि है, जिसको प्रिय हित लाभ कहते हैं। तो जो शरीर सापेक्ष दृष्टियां हैं, क्योंकि ये सापेक्षता में होती है, कम ज्यादा रहता है, मतलब कम ज्यादा रहता है, इसलिए इसको सापेक्षता बोल रहे हैं ना। हाँ जी। तो सापेक्ष ज्ञान में तृप्ति नहीं होती मानव की, निरपेक्ष ज्ञान में तृप्ति होती। ठीक बात। तो निरपेक्ष ज्ञान क्या है जीवन में? तो वो न्याय धर्म सत्य है, वो विश्वास सम्मान प्रेम स्नेह आदि है, ममता है ना। ये जो मूल्य है, खासकर जो स्थापित मूल्य है, वो निरपेक्ष है ना। जैसे निरपेक्ष क्यों है? लोग कहेंगे अविश्वास शब्द तो बोलते हैं, थोड़ा विश्वास कम विश्वास नहीं होता, विश्वास होता है तो होता है, होता नहीं है, कम ज्यादा होता नहीं, इसलिए वो या तो होता है नहीं होता है। तो जैसे ही वो होता है उसकी स्वीकृति हो जाती, जिसको अपन बोध क्रिया कह रहे हैं। तो जिस क्षण भी विश्वास घटित होता है उसकी स्वीकृति जो है बुद्धि में हो जाती है, उसी को बोध कह रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्रियाएं एक साथ जागती हैं, यानी 5वीं और 6वीं 7वीं क्रिया। जैसे ही बोध होता है संकल्प बन ही जाता है ना। एक्चुअली बोध और संकल्प एक ही बात है ना, एक परावर्तन में है, एक प्रत्यावर्तन में। ऐसे ही जैसे ही बोध और संकल्प बना तो अनुभव हो ही जाता है, क्योंकि आप अनुभव को अभिव्यक्त करना आ जाता है। तो वही जैसे ही उसको अभिव्यक्त करते हैं अनुभव प्रमाण आ जाता है। अनुभव प्रमाण समाधान के रूप में आ जाता है। उसको कह ही रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम जीवन के रूप में जीते हैं तो समाधानकारी जो गति है जो है वो बनने लगती है। यहाँ पर एक और बात लिखी है उन्होंने, इससे जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है कि शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं। यही मेरा डाउट था, मैं पूछने वाला था, बीच में आप समझाने लगे तो आगे इससे एक लाइन और आगे पढ़िए। हाँ, इसके बाद लिखा है इसी के से ही समस्या भी है और समाधान भी है।
ये क्या हाँ मतलब है इसका? भाई, इसमें ऐसा है कि जो इसको शरीर को नकार के जीने की एक प्रवृत्ति बनी। एक प्रवृत्ति क्या बनी मानव में? शरीर को नकार के जीना, उसमें भी परंपरा नहीं बनी। और नहीं, एक विधि इसमें हुई इन्हीं शरीर को के अनुपम संयोग से मतलब क्या है? इन्हीं इन्हीं का मतलब क्या? है। इन्हीं का मतलब तो शरीर और जीवन है ना, हाँ, इन्हीं के शरीर और जीवन, अनुपम है। तो जीवन और इससे शरीर इनके संयोग से समस्या क्या बनी? मतलब है। इनके संयोग से समस्या क्या हुई? हेलो, हाँ हाँ यही बोल रहे हैं भाई, जीवन और शरीर के अनुपम संयोग से समस्याकारी गति और प्रभाव है, हाँ। और इसके अनुपम संयोग से ही समाधानकारी गति और प्रभाव भी है। दोनों कैसे हैं? मुझे लगता है कि ये जो भ्रम मुक्ति होना, मतलब शरीर को जीवन की जगह जीवन को शरीर मान लेना, और जीवन नहीं, जो ओहो, ये ऐसे है पाठक जी, हम्म, ये इन्हीं का अनुपम संयोग है कि मुद्दा नंबर 1 और मुद्दा नंबर 2। हाँ हाँ, इन दोनों के अनुभव। हाँ, ये है जो इसमें दो आपका मुद्दे बताए प्रश्न ना। ये था ना कि समाधानकारी गति और प्रभाव का क्या मतलब है इसमें। हाँ, ये भी है, और दूसरा मुद्दा ये क्या है? हाँ, वही मैं कह रहा था कि जो शरीर को जीवन समझने की जगह जीवन को शरीर समझने से भ्रम मुक्ति हो जाएगी। और हाँ, दूसरा, शरीर के अस्तित्व को स्वीकार करना है ना, कि शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं। ये दोनों दोनों के अनुपम संयोग की बात है। यानी जब हम इस रूप में स्वीकारते हैं शरीर को जीवन समझने के आधार पे, तो समस्या है। और जब हम जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में पहचानते हैं, तो समाधानकारी गति है। तो शरीर के बगैर मानव परंपरा नहीं है, ये तो आदमी पहले से ही जानता है। हैं? ये तो जब वो शरीर को जीवन मानता है तब भी जानता है आदमी कि भाई शरीर के बगैर मानव परंपरा नहीं है। ये तो हर एक आदमी को, मतलब जागृत और अजागृत सबको पता है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या बोला आप। ये कह रहे हैं ना कि भाई ये मतलब पता नहीं है, मतलब शरीर और जीवन के संयोग से ही मानव परंपरा है, ये लिख रहे हैं। हाँ हाँ, वही। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि शरीर और जीवन के मतलब से है, वो कहाँ जीवन का पता नाम लोग, जीवन पता ही नहीं है ना। उसका दो कुछ चीजें और हुई नाम भी हैं। इंडिकेट करते हैं ना, एक आत्मा बोल देते एक बात ये हुई है, शरीर को नकार के जीने का प्रयास किया। हैं। अच्छा, इसी में तो पढ़ा अपन ने कहीं पर। नहीं, ब्रह्म का एक मुद्दा तो हो गया भाई, शरीर को जीवन मानना, और दूसरा ये ब्रह्म का मुद्दा कैसे हुआ भाई, शरीर और जीवन के संयोग से मानव परंपरा है, इसमें ये मुद्दा कैसे बना? ये तो भ्रम भ्रम है नहीं, ये तो ज्ञान है। भाई, जो आदर्शवाद में शरीर को नकार के जीने का प्रयास किया ना, उसमें सफल नहीं हुआ, उससे परंपरा नहीं बनी है। ओके, ओके, ओके। हम्म। हम्म। फिर इन्हीं के अनुभव संयोग से ही अनेक समस्या और समाधानकारी गति और प्रवाह है। हम्म। तो इससे समाधानकारी प्रवाह क्या है इन दो भ्रम के साथ जीने में? नहीं, पहले तो जीवन को समझना और शरीर के साथ समझना उसको, तभी मानव स्पष्ट। तो शरीर इसमें को छोड़ समस्या के क्या है? जीवन समझ में नहीं आएगा। इसमें फिर समस्या क्या है? ये तो फिर भ्रम दूर हो गए, समस्या कहाँ समस्या है? ये है कि जब हम शरीर को जीवन मान लेते हैं, उस रूप में समस्या। ठीक है, मतलब आगे समझ भाई, और जब हम शरीर जैसा है और वैसा मानते हैं तो समाधान के साथ जीते हैं, और हाँ, ये कुछ का कुछ मान लेते हैं, मतलब शरीर को जीवन मान लेते तो हैं, समस्या हो और जाती कहते हैं शरीर किसी काम की चीज नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, तो समस्या हो जाती है। है। दूसरा, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आज भी जिस अर्थ में इस धरती पे अवतरण हुआ है, हम्म। ये टू बी स्पेसिफिक पेज नंबर 68 है मेरी बुक में, सेकंड नंबर लाइन। हाँ इस विधि से जीवन और शरीर अस्तित्व सहज रूप में अवस्थित होते हुए
जिस अर्थ के लिए मानव का इस धरती पर अवतरण हुआ है, भ्रमवश उसके विपरीत कुछ भी किए गए, इससे मानव अपने चिराचरित जागृति और की दिशा और कार्यक्रम को पाना एक अनिवार्य स्थिति में भी है। तो इसमें क्या मानव की मतलब कि यहाँ पे मतलब ये बोल रहे हैं भी अपने यहाँ होने के प्रयोजन को नहीं समझ पाए, ये मतलब है ना? कहाँ पर लिखा है? मैं थोड़ा 60 68 सेकंड लाइन से मेरे इसमें किताब आपको कौन सा वाला पैराग्राफ है? पेजेस उपभोक्तावादी का संस्कृति या उससे पहले वाला? ये गठन पूर्ण परमाणु वाला जो है ना, गठन हाँ, गठन पूर्ण परमाणु वाला है। ये आधा पैराग्राफ जब निकल जाएगा तो आएगा, इस विधि से जीवन और शरीर, हाँ, इस विधि से जीवन और शरीर सह अस्तित्व सहज रूप में अवस्थित होते हुए जिस अर्थ के लिए मानव का इस धरती में अवतरण हुआ है, ये जो किस अर्थ के लिए अवतरण हुआ है? इन दोनों के सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। तो इससे पहले जो जीवन है स्वयं को शरीर मान के जीवावस्था में प्रमाणित हो चुका था। तो फिर अगर मान लीजिए कि इसके सह अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करना होता तो जीवावस्था के बाद विकास खत्म हो जाता। जो मानव का अवतरण हुआ ना, तो मानव के अवतरण कोई विशेष मतलब जीवावस्था तक जितना जी रहा था जीवन, यदि उतना ही प्रयोजन होता तो वहीं तक विकास होता, उसके बाद विकास नहीं होता। तो मानव वो के तो रूप आपने अपनी स्टेटमेंट अपने आप काट दी ना। आपने ये कहा कि जीवावस्था जो है वो प्रमाणित हो चुकी है। जब प्रमाणित हो चुकी है तो फिर आदमी की जरूरत नहीं थी, है? प्रमाणित तो हुई नहीं, वहां पे जीवन जो है तृप्त नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो तृप्त हो जाता तो फिर मानव शरीर की आवश्यकता नहीं थी। वो उसी को तो कह रहे हैं कि वो वहां तक का क्योंकि आपने कहा ना जागृत वहाँ वो प्रमाणित हो गया, प्रमाणित फिर क्या हो? जागृति, वहां तक जागृति प्रमाणित हो गई, ऐसा बोलेंगे ना। जो जागृति क्रम है, जागृति क्रम में वहां तक जी चुके, अगर उतना हाँ, ही जीना। आशा और पार्शियल विचार जो है वहां प्रमाणित हो गया। मेरा ये कहना है कि यदि उतना ही जीना होता ना तो उसके बाद अग्रिम विकास नहीं होता, ये कह रहा हूं। तो वहां पर जितना प्रमाण होना था वो आ चुका, उतने में उसके बाद जीवन तृप्त हुआ नहीं। तो जीवन तृप्त नहीं हुआ इसलिए अग्रिम अवतरण हुआ मानव का। तो यदि मानव का अग्रिम अवतरण हुआ तो इसका कोई प्रयोजन होगा। तो वो प्रयोजन क्या है? तो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होना, ये प्रयोजन पहचानने में आया। मुझे पाठक जी ऐसे समझ में आता है, आप देखना इसको, कि पदार्थावस्था अपने आप में प्रमाणित है। बाबा जी जब ये कहते हैं तो इसमें अपन तृप्ति और अतृप्ति की बात नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर इसका दूसरा अर्थ लगाएं तो इसका अगर ये व्यवस्था, स्वयं व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, अगर ये तृप्ति का अर्थ निकालते हैं तो वो आचरण प्रमाणित की होता है। स्थिरता, हाँ, जिसको आचरण की प्रमाण, स्थिरता हो गई इनकी, है ना। आचरण, क्योंकि इन तो तीनों जीवों में अपन कह रहे अवस्था। हैं अभी जीवों के जीना प्रमाणित है, जीवों का जीवन का प्रमाणित हुआ मतलब उससे पहले की जो स्टेज है दैट इज प्राणावस्था, उसके लिए वो उपयोगी है और स्वयं में उपयोगी है और उसके लिए पूरक है। इसका मतलब है वो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए उनका जीना प्रमाणित है। हाँ, मानव का क्या है कि मानव का तीनों अवस्थाओं के साथ जीना हम प्रमाणित नहीं बिल्कुल होगा। स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि भाई ये जो है, जो ये पर्यावरण असंतुलन और जो ये सब पैदा किया है आदमी के आने के बाद। जैसे शिविरों में अपन जो चार्ट बनाते हैं बड़े वाला और हम्म। उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं रेड उसके अंदर, हाँ हाँ। तो जब ज्ञानावस्था का जिक्र आता है तभी वो रेड सर्कल बनते हैं। हम्म। तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट किसी भी आदमी को पता लगता है कि ये आदमी ये जो है ना व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो रहा है और सम्य व्यवस्था नहीं। तो मानव क्योंकि जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो शरीर के रूप में अगर आदमी को देखते हैं तो आदमी का शरीर आज के दिन भी मतलब के व्यवस्था है अपने आप में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है आज के दिन एज ए बॉडी। लेकिन क्योंकि उसको संचालित करने वाला, क्योंकि आदमी विचार प्रधान चीज है, तो वो विचार जो है वो जागृति का विचार अभी तक नहीं आया।
इसलिए ये सारी जो है ना गड़बड़ है, इसलिए हाँ, हम वही कह वही रहे हैं कि वही उसको वही उसका जो परमानेंट आप जो कह दिखता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है। जैसे ऐसा विकास को यदि देखते हैं तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था अपने निश्चित आचरण में है और उनमें हाँ पूरकता, उपयोगिता जो है वो व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है। हाँ अब इसके बाद मानव को देखते हैं हाँ तो जी मानव में आचरण की निश्चितता नहीं है, मानव में जो है व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, ये पहचानने में आता है। हाँ तो अब ये पहचानने में आता है तो फिर प्रश्न ये पैदा होता है, मानव में गलती क्या हो गई? हाँ मतलब जो तीन अवस्थाएं जब अपने आचरण में है, अपने आचरण को प्रमाणित कर रही हैं, यानी एक निश्चित क्रियाकलाप पूर्वक है, मानव क्यों निश्चित क्रियाकलाप पूर्वक नहीं है ना? ये वो अनुसंधान निश्चित का आचरण में है पाठक जी। इसमें एक खूबी और देखिए आप, भ्रमित मानव भी ये कह रहा है कि वो अपने वैसे ही व्यवस्था है। भ्रमित मानव थोड़ी कह रहे हैं, जागृत मानव। नहीं, किसी आदमी से आप पूछो, वो कहते हैं ये तो अपना काम ठीक कर रहे हैं भाई, तीनों अवस्थाएं। किसी भी आदमी से अपन बात करते हैं कि ये जितनी भी अव्यवस्था है किस वजह से, तो सब लोग कहते हैं ये तो आदमी की बेवकूफी की वजह से। नहीं, ये तो क्या हुआ कि जो जागृति का प्रचार हो गया ना, उस आधार पर हाँ, चाहे अपन हम यदि कह रहे आप हैं अपन बिल्कुल भ्रमित ही आइडियोलॉजिकली यदि आप देखें तो भौतिकवाद कह रहे हैं कि डिसऑर्डर ही है ना, डिसऑर्डर है पूरा, पदार्थावस्था में भी, प्राणावस्था। वो कहता रहे पाठक जी, लेकिन वो जो अपन लिख के आते हैं वो तो भास है ना पेपर, मानव में। ये लिखा मानते तो नहीं है उसको अपनी पूरी। बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि वो भास होता है, सच्चाई का भास बना रहता है अजागृत आदमी में भी, उस आधार पे हाँ कहता है आदमी। हाँ लेकिन जो विचारधारा है परंपरा में, वो दोनों, जैसे आदर्शवादी विचारधारा कहती है मिथ्या है संसार, स्वप्नवत है, झूठा है ना, फिर भी अपन मानते नहीं है मृत्युलोक, उसको। मृत्युलोक है, ऐसा बोलते हैं ना। और जो भौतिकवादी विचार है वो ये कहता है कि ये संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है और आचरण की निश्चितता होती नहीं है, ऐसा बोलता है। तो यदि आप ये दोनों स्ट्रीम में देखेंगे तो दोनों स्ट्रीम में मानव जो है व्यवस्था में नहीं दिखता है, ऐसा है। अब जो एक तो व्यक्ति इसका जागृत अर्थ हो ये गया, हुआ ना, आदमी के जीने का अर्थ है तो सही व्यवस्था, और व्यवस्था में भागीदारी होना ही आदमी के जीने, यहाँ होने का प्रयोजन है, यही मतलब हुआ हाँ, ना। यही तो लिखा है अभी। अपन यही कहीं पढ़ा था ना अपन ने। पढ़ा तो यहीं से कहीं से है तभी तो, और अपने को तो कोई ज्ञान नहीं था इसके बारे में। ये जो लाइन लिखी है, ये कहीं ऊपर नीचे लिखा रहता है, अपने को पता नहीं रहता उसका, बात तो इतनी है। हाँ, ठीक ये है। जो मैं अभी जो कह रहा था ना, ये मेरी किताब में 69 पेज में जो गठन पूर्ण परमाणु वाला जो हाँ पैराग्राफ है ना, इसी में जब ये लिखा है ना, जब से मानव इस धरती पे प्रकट हुआ हाँ, तब से ही तब से ही जागृति की अपेक्षा रहते हुए जागृति की ओर दिशा निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, सहज ज्ञान, विवेक, ये सब प्रमाणित ना होने के फलस्वरूप कहने का मतलब इतने शरीर सारे को शब्द जीवन मिलने के लिए। समझते हुए, देखिए दो बातें हाँ लिखी है, शरीर को जीवन समझते हुए अथवा शरीर को निरर्थक समझते हुए। दोनों जगह हो गया ना, वो आदर्शवाद हाँ, में और जो भौतिकवाद में, दोनों में। भौतिकवाद है, हाँ तो ये इतने सारे जो शब्द लिखे हैं ना, निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, हाँ पद्धति, इनकी सबकी जगह अपन कह सकते हैं मानवीय शिक्षा। मानवीय शिक्षा की कमी की वजह से जागृति की अपेक्षा रही और उसका सिलेबस अपने पास आया नहीं, इसलिए हाँ, हम अजागृत रहने के लिए मजबूर रहे अभी तक, मध्यस्थ दर्शन के तो इसीलिए फिर अनुसंधान में ये जो रह गए। लिखा है ना हाँ कि शरीर को जीवन समझते हुए अथवा शरीर को निरर्थक समझते हुए, यानी हाँ शरीर है ही नहीं, स्वप्नवत है, जगत मिथ्या है, ये सब। हाँ, इसको मारो तो जितने भी समाधि। प्रयास हुए उन सभी प्रयासों के फलन में जागृति प्रमाणित नहीं हो पाया, ये बाबा जी का निष्कर्ष है ना, बिल्कुल ठीक बात जिसको अपन सहअस्तित्ववाद का निष्कर्ष बोल रहे हैं। इस विधि से जीवन और शरीर है। सहअस्तित्व रूप में अवस्थित होते हुए जिस अर्थ के हाँ, लिए मानव का अवतरण हुआ है, यहाँ पे बाबा जी को लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि मानव का जो अवतरण है वो जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में अवस्थित होकर उसको प्रमाणित करने के अर्थ में है।
जब ऐसा जीने जाते हैं तो ये संतुलन का रास्ता निकलता है, जिसको अच्छा, कह एक रहे ना हैं। पता नहीं ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा या क्या है, किसी अपने जीवन विद्या के ही किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, वहाँ कोई डीप अच्छे मतलब डिस्कशन चल रहे थे। वहाँ अपने किसी विद्वान मित्र का ये कहना था कि आदमी का जो धरती पे अवतरण हुआ है ना, वो ये तीनों अवस्थाएं बनी रहे धरती पे, पहले वाली तीनों अवस्थाएं इस अर्थ में भी हुआ है, उनका ये कहना था। पता नहीं, वो ऐसा तो कहीं रेफरेंस नहीं है वांग्मय में। उनका ये कहना था वांग्मय कि में जैसे ना जिसको बोलते हैं ना, इसका संरक्षण करना है, पेड़ का संरक्षण करना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ बाबा वो जी बोल। कह रहे हैं कि इसी अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि जीवावस्था तक जो विकास हुआ है इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, ना हस्तक्षेप। हाँ, लेकिन उसको बना के रखने आगे जो है ना, वो बना ऐसा के कुछ रखना बोल क्या, जब आपका बनाने में कोई योगदान ही नहीं है तो आप कैसे बना के रखो, वो तो बना ही रहता है। नहीं, जैसे वो गाड़ी अपन खरीद लाते हैं, लेकिन उसको उसका उसका जो संरक्षण, उसकी मेंटेनेंस करना, ये अगर नहीं किया जाए तो वो तो अपने आप खराब हो ही जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी तो मानव ने बनाई है, उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे जो मानव ने नहीं बनाया है वो तो पहले से बना हुआ ना, मानव का उसमें कोई योगदान नहीं। उसका उसका संरक्षण तो सहअस्तित्व विधि से होता ही है। बल्कि मानव अगर इस धरती में अपनी, जैसे हमने अभी ये लॉकडाउन में घूमना फिरना बंद कर दिया था ना, यानी हस्तक्षेप कम किया था, तो धरती में संतुलन आने लगा था। तो हजारों लाखों साल से धरती में संतुलन बना ही हुआ है, अच्छा, उनका वातावरण ये का भी कहना था पाठक जी कि अगर आदमी जागृत हो जाएगा ना, तो जो नेचर की व्यवस्था थी, मतलब ये पूरी समृद्ध थी आदमी के अवतरण के टाइम पे, है ना, तभी एक आदमी जो है जानवर के पेट से पैदा होके भी सरवाइव कर गया जंगल के अंदर। तो इट मीन्स जो वहाँ के वातावरण था वो काफी सपोर्टिव था। तो उनका ये कहना था कि अगर आदमी में आज जागृति आ जाती है तो आने वाले कुछ सालों बाद, मतलब पहले तो धरती रिवाइव करेगी, अपने संतुलन को प्राप्त करेगी, उससे भी अच्छी कंडीशन आ सकती है, ऐसा उनका कहना हाँ, ये बात ठीक है। है। मतलब जो हस्तक्षेप हम नहीं होगा गाय के और अंदर के बच्चे हम अनुकूलता पैदा पैदा होते हैं। कर देंगे, मतलब जो हाँ, जीव संसार, जो जैसे अभी हाँ, जीव संसार को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके हाँ, लिए भोजन प्रचुरता हो जाएगी, सुलभता हो हाँ। जाएगी, ये हो और सकता उनमें कोई पेंडेमिक आ जाती है कई बार जानवरों के अंदर, है। तो हाँ वो अगर तो आदमी जागृत रहता है तो उसको भी हाँ कंट्रोल कर सकता है ना। हाँ, और जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके लेकिन नेगेटिव। लेकिन इसका आशा ये नहीं है कि मानव का अवतरण इनको संरक्षित करने के लिए, तो मानव का आचरण व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए इतना होता है। अस्तित्व से अस्तित्व है, उसमें एक व्यवस्था है, अंतर्निहित व्यवस्था है। उस व्यवस्था का मानव में प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसीलिए मानव दुखी है, पीड़ित है ना, उसका आचरण अनिश्चित है। और वो जो कुछ भी करता है, चाहे वो विज्ञान को लाता है, वो सब असंतुलन को पैदा करता है, चाहे वो धर्म को लाता है, वो असंतुलन पैदा करता है, दुख को बढ़ाता है ना। तो फिर जब दूसरी जाग चीज उनका ये कहना था कि जैसे ही आदमी मतलब वैसे ही व्यवस्था में जिएगा, तो ये जनसंख्या नियंत्रण और ये सब चीजें जो है ना ऑटोमेटिक होंगी, मतलब, है ना। नेचुरली हो जाएंगी, जैसे क्योंकि बड़ी है जागृत आदमी जब हो गया तो वो दोबारा जैसे उसकी। बड़ी है वैसे ही नियंत्रित हो जाएगी। नहीं, नहीं, वो दूसरे तरीके से भी बता रहे थे ना, कि भाई जैसे आदमी जागृत हो गया तो उसके बाद उसने दूसरा शरीर धारण करना है या नहीं करना है, ये उसके डिसीजन पे डिपेंड है। तो ये जनसंख्या का नियंत्रण का एक नहीं ये नहीं, इसकी ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है। कैसे। आर्गुमेंट ये हो सकता है कि मानव जो है शरीर रचनाओं को कम कर लेगा, शरीर बनाने का जो क्रिया है ना मानव में, उसको नियंत्रित कर सकता है। जागृति प्रमाणित करने के लिए फिर लेकिन दोबारा। यदि मान लीजिए शरीर बनेगा तो जीवन तो, शरीर जितने शरीर होते हैं उससे ज्यादा मात्रा में जीवन है। हाँ, वो तो ठीक बात है आपकी। तो इसीलिए जितने भी जीवन, अभी मान लीजिए 750 करोड़ हो गए, अभी हाँ, 1000 करोड़ भी शरीर हो जाए तो जीवन तो है ही अवेलेबल, जीवन तो तो आ उसमें ही जो जाए। जितने जागृत हो गए वो तो फिर शरीर, उनको तो आवश्यकता नहीं है ना शरीर की। नहीं, फिर वो क्यों नहीं शरीर की आवश्यकता।
इसमें कहीं ना कहीं व्यवहारवादी शास्त्र इसमें ही आएगा। कुछ जो जानवर हैं हाँ, जिनकी जिनकी संख्या कम हो गई, वो जीवन अभी फ्री घूम रहे हैं, तो वो भी मानव शरीर को चलाने लगे हैं, ऐसा इसी व्यवहार दर्शन में आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कहीं ना कहीं। ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ये बल्कि पता एक दो नहीं, दिन में, देखना पड़ेगा कहाँ आया। हाँ मैं आपको मुझे एक दो दिन में मुझे देख के बता दूंगा, इसी बुक में है। हाँ, तो इसी बुक में तो आएगा अपन पढ़ते समय। हाँ, जनसंख्या तब वृद्धि सब, का एक मोटा कारण बताया बाबा जी ने इसको। हाँ मतलब वो ये कह रहे हैं कि जीव जंतु मर गए तो इसलिए मानव के रूप में ज्यादा हाँ, मानव मानव पैदा। मतलब वो जीव जंतुओं के शरीर कम हो गए, ये तो अपने को दिखता ही है। हाँ हाँ। ऐसा भी लेकिन उन्होंने जैसे मान लीजिए कि जिन जीवों में शरीर है, यदि हम इसका गणना करेंगे बताया। तो पता लगता है कि जीवन जो है बहुत बड़ी मात्रा में है किसी भी अभी पृथ्वी में, है ना। हाँ, जीवन जीवन परमाणुओं को यदि गणना करेंगे तो गणना नहीं कर सकते, इतने जीवन होंगे, है ना। वो तो इसी चैप्टर में है ना। व्यवस्थानुसार संपन्न होता है ये। गठन पूर्ण परमाणु जीवन पद में व्यवहित होते हैं। जीवन पद में संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्थानुसार संपन्न हाँ होता है। तो हाँ। अस्तित्व सहज व्यवस्था यही है भी, जितने मानव शरीर हैं और जितने जीव शरीर हैं समृद्ध मेधस वाले, उनसे जीवन का जो जीवन परमाणु जो है वो ज्यादा ही रहते हैं, कम नहीं रहते। हाँ, वो ज्यादा ही रहता है। यही हुआ ना इसका व्यवस्थानुसार और का। क्योंकि वो इतने अति सूक्ष्म है ना, हाँ जी। जीवन परमाणु जैसे एक छोटी सी रचना में भी अनंत परमाणु रहते हैं। हाँ। है ना। जैसे अपन सुई की नोक पे भी कहें कि कितने परमाणु हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने होते हैं ना। भौतिक परमाणु इतने होते हैं। जीवन हम्म। परमाणु में तो जो बाहर बंधन बाहर नहीं उससे, है, जिसमें अणु हाँ, नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उसका तो कहना ही है। बस ऐसे। चलिए। ठीक है, और कोई मुद्दा? बाकी तो सब स्पष्ट है ना। मुझे लगता है ये विकल्प वाला कल पढ़ना चाहिए। विकल्प के जो मुद्दे हैं 9, और फिर इन 9 मुद्दों की व्याख्या है पूरी। हाँ, इनकी लंबी व्याख्या है फिर। हाँ, आज पढ़ना हो तो आज भी पढ़ सकते हैं। कितना टाइम कितना होगा? 10 बजने में 7 मिनट बचा हुआ रीडिंग तो कर सकते हैं। है। रीडिंग कर सकते, 9 तक पढ़ सकते। तो शीतल बहन, अपन दो तीन पेज और पढ़ सकते हैं। भैया। जी भाई। हाँ हाँ जी, पद्मा जी, आपको पढ़ना है क्या? नो नो नो, पढ़ने के लिए नहीं। हाँ 66 पेज में वो डब्बा पैकिंग उसके बारे में बताया, वो क्यों? वो तो कंज्यूमरिज्म को डिफाइन कर रहे हैं वो, और कंज्यूमरिज्म को डिफाइन करते हुए वो कह रहे हैं कि लोग ऐसा जी रहे हैं आजकल। घर के बारे में ये लिखा है कि वो घर को कितना भी साफ सुथरा हो ऐसा मान के बड़े गौरवान्वित होते हैं, चाहे भले मोहल्ला खराब हो, गंदा हो, घर के बाहर गंदगी हो, ऐसा हो, उससे उनको तकलीफ नहीं होती। वो एक प्रकार से उसकी विसंगतियों पे ध्यान दिला रहे हैं, है ना। ओके, जैसे कहाँ डब्बा बंद खाना खाते हैं, अब प्रोडक्शन डब्बे बंद खाने में क्या आ रहा है अपन को पता थोड़ी रहता। बारे में, पर प्रोडक्शन के ये बारे कि जो में। बोलचाल की भाषा में बोलते ना कि आजकल जो है लोग पैकिंग को ज्यादा देखते हैं, उस पैकिंग के अंदर क्या है उसको नहीं देखते, जबकि मूल वस्तु तो पैकिंग के अंदर जो है वही है। पैकिंग तो वेस्ट चली जाती ना, पैकिंग को क्या करते, कचरे में फेंक देते। मूल वस्तु तो जो है वो डब्बे में जो रखी है वो है। तो वैसे ही ये हो, तो जो कंज्यूमरिज्म है उसी पे उन्होंने टिप्पणी करी है यहाँ पर, उपभोक्तावाद पे। मानव का लिंग से ऐसा हो गया बताया है ना। हाँ हाँ, ऐसा हो गया। ये भी कहा ना उन्होंने कि जैसे पहले
ये कहा कि घर जो है वो अच्छे घर बनाने लगे, लेकिन किचन किचन भी वहीं होता है और बेडरूम भी वहीं रहता है और टॉयलेट भी वहीं रहता है, एक ही जगह पे सब कुछ बना लेते हैं। ऐसा कुछ एक ऐसा आया था ना इसमें, कहीं मैंने मेरी स्मृति में ऐसा आ रहा है कि कहीं ये भी लिखा वो हो, बिल्कुल ये ठीक लिखा आ है। रहा है। आपकी स्मृति में वो जो जिस हाँ, यही क्रम में एक बाबा परिवार ने की लिखा है, सीमा में सायनागार, प्रसाधनगार और आहार स्थली के रूप में पहचाना गया। वही है ना, जो अपन मतलब बोल जीना को केवल इतना ही है, एक उसका परिवार भोजन की भी सीमा में संबंध है नहीं, संबंध है नहीं तो क्या चीज अच्छी है? खाना चार अच्छा विषय होना चाहिए और प्रसाधन अच्छा होना चाहिए है? और 4 विषयों की बात कर रहे हैं ना, उसकी हाँ, तृप्ति बस की। वही वही। और फिर शयनागार ये में वो कहा काम कि होता है, इनकी भोजनागार में वो काम इनकी होता है। साज सजावट जो है इसी के आधार पे लिविंग स्टैंडर्ड पहचानते। तो मेरे एक मित्र हैं, तो ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों के टॉयलेट आप लोगों के यहाँ जो टॉयलेट होते वैसे नहीं होते। तो मतलब उसको वो स्टेटस माने रहते हैं ना, वो टॉयलेट ऐसा होना उनका वो स्टेटस है उनका जो है ना, जबकि उसका जीने से क्या संबंध है, उसका जीने वो से या मॉडर्न हमारा जीने से उसका हमारे बहुत संबंध है। हैं। उनका बहुत संबंध है। 2 पीपल टेक अबाउट 2 आवर्स इन द बाथरूम। उनका ज्यादातर समय वहीं व्यतीत होता है। और क्या, ऐसे ही है। ठीक है, फिर अभी इसको कल ही पढ़ेंगे, है ना? ठीक है भैया। हाँ, कुल मिला के ये जो कंज्यूमरिज्म वाला चैप्टर है ना 68 और 69 का, उसके बाद कंक्लूजन उन्होंने यही कहा कि जो कुल मिला के क्या है, तो सुविधा संग्रह सुविधा है और भोग है, अति भोग है, बहुभोग है, यही मानसिकता है ना। तो मानसिकता यही है। फिर इसके बाद प्रौद्योगिकी विज्ञान विधि से समाज रचना और उसका निरंतरता, इतना जीना है कुल मिला के। और इसमें क्या हुआ कि धरती असंतुलित हो गई है, संतुलन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा लिखा। ये लिखा ना लास्ट में, संग्रह सुविधा, भोग, अतिभोग, बहुभोग, मानसिकता, उपक्रम, प्रौद्योगिकी विज्ञान विधि से समाज रचना, उसका निरंतरता और इस पृथ्वी पर नैसर्गिक संतुलन अर्थात पृथ्वी के 4 अवस्था में परस्पर संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाया है। यह संपूर्ण मेधावियों को स्पष्ट हो चुका है, अतः इसका विकल्प गतिशील होना एकमात्र उपाय है। मतलब हम इस विधि से जिए, उससे जो है संतुलन नहीं निकला, है ना, ये नहीं। तो इसलिए इसके विकल्प पे बात आएगी। तो कल जो है उन्होंने विकल्प प्रस्तावित किए, 9 विकल्प प्रस्तावित किए बाबा जी ने। तो शिक्षा में विकल्प है और विचार में विकल्प है, न्याय सुरक्षा में विकल्प है, स्वास्थ्य संयम में अल्टरनेटिव क्या होगा, है ना, आचरण में क्या अल्टरनेटिव है, व्यवहार में क्या अल्टरनेटिव है, तो वो सब बताया है। अभी तक हम जैसा जीते रहे हैं और मध्यस्थ दर्शन क्या प्रस्तावित कर रहा है, उत्पादन विधि में क्या कर रहा है, विनिमय में क्या कर रहा है, उपयोग विधि में क्या कर रहा है, तो ये 9 विकल्प को उन्होंने प्रस्तावित किया है। कल हम लोग इनको पढ़ेंगे, फिर इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, भैया। है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया आया आया। आ रहा है ना, थोड़ा 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 आ रहा है। भास्कर भाई ठीक है ना? जी भैया ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को कुछ बोलना? लक्ष्मण भाई, रण सिंह भाई, योग यज्ञ हैं, यज्ञेश जी, बढ़िया भी है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ ये प्रौद्योगिकी विधि क्या है? विज्ञान ये जो विधि टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, अभी जितना भी टेक्नोलॉजी लाए हैं इससे सबसे समस्याएं पैदा हो गई ना। मिनरल रिसोर्सेस का समस्या हो गया, प्रदूषण का हो गया, है ना, सड़क पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हमारे लिए
चलने का ही जगह नहीं मिल रहा है। अभी आप दिल्ली में जाके देखिए क्या हालत है। पार्किंग का जगह नहीं है, गाड़ी चलाने का जगह नहीं है, और इतना ज्यादा प्रदूषण है, पूरी दिल्ली जो है धुएं के बादल में ढक जाती है। अच्छा। आपने खबरों में देखा होगा ना, न्यूज में। तो हम लोग जो प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है ना, इतना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक से कर लेते तो 50% से ज्यादा गाड़ियां कम हो सकती, 50 क्या 70-80% गाड़ियां कम हो सकती। ऐसे करने के लिए तो 8 जिसको, नंबर ये नंबर को भी और लाया। यदि लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिया जाए तो मूवमेंट अपने आप कम हो जाए। जैसे आदमी अपने जीने को पहचान लेना कि हमारे जीने का कहाँ तक जीना है हमको, उसको पहचान ले तो ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी कोरोना पीरियड में हम लोग देख रहे हैं ना कि आदमी को जीने के लिए बहुत घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके खाने पीने का इंतजाम जो है उसके एक निश्चित क्षेत्र में ही हो जाता है, मान लीजिए अपने पास खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं। अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है ना अभी तो मानव जाति। जी उनको भैया। लगता है घर में सुख नहीं है, लोनावाला चले जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे। फिर लोनावाला होके आ जाते हैं, फिर घर में तो वापस आना ही पड़ता है। फिर अगली बार फिर घर में दुख होता है तो उनको लगता है कि लोनावाला में नहीं होगा, मसूरी में होगा, फिर मसूरी जाते हैं। फिर मसूरी से लौट के घर आते हैं, फिर लगता है कि अभी दुख तो खत्म ही नहीं हुआ, तो लगता है कि चलो कश्मीर चलते हैं, कश्मीर में हो जाएगा। ऐसे घूमते रहते हैं अपने दुख को, पीड़ा को भुलाने के लिए और सुख को खोजने के लिए। सुख मिलता नहीं। तो सुख यदि एक बार हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि घर में ठीक से आदमी सुखी है तो उसको बाहर घूमने का मन ही नहीं करता, क्या करना बाहर। अच्छा, प्रकृति तो सभी जगह रहती है, चाहे वो नैनीताल हो, शिमला हो, चाहे हमारे घर के बाहर हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जानवर तो सभी जगह रहते। तो अननेसेसरी मूवमेंट जो है ना वो कम हो जाएगा, तो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित हो जाएगी। अभी प्रौद्योगिकी से सुखी होने का आदमी प्रयास करता है। उनको लगता है गाड़ी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अब गाड़ी आ जाती, सुख आता नहीं। ठीक है भैया। ऐसा है। और अभी ज्यादातर जो प्रौद्योगिकी है वो कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन में लगी हुई है, नई 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 चीजें बनाती रहती है। और फिर उसी को तो कह रहे हैं कि वो क्वालिटी तो उसमें बसती नहीं है, तो पैकिंग अच्छी कर करके बेचते रहते हैं और उसका झूठा ऊंटा प्रचार करते रहते हैं। यहाँ स्मोकिंग और उसके बारे में भी ऐसा हो रहा। हाँ, सब ऐसे ही सब। जो जितनी खराब चीज होती ना, जैसे दारू सबसे खराब चीज है, सबसे खूबसूरत बोतल है उन्हीं की बनती है। आपने देखा होगा ना, शराब की जो बोतलें बनती हैं बहुत आकर्षक बनाते हैं, बहुत खूबसूरत। तो जो जितनी रद्दी चीज हो, जैसे सिगरेट के पैकेट सबसे अच्छे पैक होते हैं, उनका पैकिंग, क्योंकि वही बिकता है ना। जब तक आदमी उससे आकर्षित नहीं होगा तो वो खरीदेगा नहीं। उसका डब्बा इतना खूबसूरत बनाते हैं तो लोग उसके कारण से उसको खरीद लेते हैं। तो जितनी कचरा चीजें होती हैं उनकी पैकिंग ज्यादा करना पड़ती है। भैया। जैसे हम लोग गेहूं चावल आदि खरीदते हैं ना, दाल वाल खरीदते हैं, उसकी कहाँ पैकिंग की जरूरत होती, बाजार में से ले आते हैं। क्योंकि तो जो खराब चीज होती है, जैसे हम लोग जिसको जंक फूड कह रहे हैं, उसका पैकिंग करते हैं, क्योंकि अगर वो वैसे बेचेंगे तो लोग खाएंगे नहीं। पैकिंग से आकर्षित होकर लोग खाते हैं।
उसको खरीदते हैं, ऐसा बोले। ठीक है दीदी, है ना? ठीक है भैया। हरिहर। हरिहर। कल मिलते हैं फिर। सभी भाइयों को नमस्ते। नमस्ते भैया, हरिहर। शीतल बहन कल हरिहर मिलते हैं। भैया। हरिहर भाई। हरिहर। नमस्ते सभी। नमस्ते।